हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए ल्यूसेंट जीके का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, वैसे ही आपका लेवल भी अप होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज आप देख पाएंगे कि कितने कठिन लेवल के प्रश्न हैं। और आपके लिए आज 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, और उन क्वेश्चंस में से यदि आप 10 क्वेश्चन भी कर पाते हैं ना, तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। ठीक है, तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, ये बताना है आपको, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। जी हाँ, बताएं दोस्तों। आपको दिए जाते हैं इस प्रश्न को करने के लिए 15 सेकंड। जी हाँ, 15 सेकंड दिए जाते हैं आपको बताना कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। और दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है कि इस प्रश्न को बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा आपका क्या दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करें। ये आपका पास्कल का नियम होता है। कौन सा? पास्कल का नियम आपसे कहता है कि जो द्रव होता है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। कहने का तात्पर्य ये है, या कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, कि जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर किसी पानी डालते हैं, पानी ले लीजिए, या फिर द्रव का कोई भी पदार्थ ले लीजिए, तेल ले लीजिए, या फिर आपका मिल्क ले लीजिए, कुछ भी आप लेते हैं, ठीक है। तो वो सभी दिशाओं में दबाव डालता है, किसी भी दिशा में जा सकता है, उससे जहाँ भी उसको थोड़ा सा जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा, मार्ग मिलेगा, वो वहाँ जा सकता है। तो पास्कल का नियम ये कहता है, ये वाला एकदम से करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। और यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है 10 क्वेश्चन से ऊपर बहुत ही कम 1 या 2 बच्चे निकलेंगे। तो यहाँ पर आप बहुत ही सिंपल तरीके से बताएं, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो हो जाता है आपका मैग्नीशियम। कौन सा दोस्तों? मैग्नीशियम होता है, ये आपका एकदम से करेक्ट है। और चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बताना है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। या अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करें। और इसके साथ ही आपको ये बताना है कि अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर आपका हिंदू धर्म, या फिर मुस्लिम धर्म। जी हाँ, बताएं किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसका भी आंसर आपको बताना है। तो अगर हम बात करते हैं कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों। ये तो हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, लेकिन हमने आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि दोस्तों बताइए कि आपका जो अशोक थे, अशोक ने कौन से धर्म को स्वीकार किया था। तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। कौन सा? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन बौद्ध धर्म किसके कहने पर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लगे ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और चैनल और यहाँ पे घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। अब बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अशोक ने उपगुप्त, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था उपगुप्त, और उपगुप्त के कहने पर ही उन्होंने, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था दोस्तों। तो ये आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और इन सभी प्रश्नों के लिए आपको यदि नहीं पता है ना, तो अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। मैं आपको थोड़े से यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन में आपका मान लीजिए एक शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ, और अ, अकबर, ठीक है, औरंगजेब,
या फिर आपका बहादुर शाह जफर। जी हाँ, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो मुगल बादशाह था वो अशिक्षित था, अनपढ़ था। बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, जिन अकबर की आप बात करते हैं वो अकबर एक जो महान शासक थे, वो एक क्या थे, अशिक्षित थे। दोस्तों ध्यान रखना, अकबर अशिक्षित थे, जिनकी शादी हुई थी किससे, आप सभी लोगों ने देखा है। जी हाँ, जोधा अकबर आप सभी ने देखा है, जोधाबाई से इनकी शादी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। अमृतसर, आपने अमृतसर तो जाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी लोग जानते हैं इसके लिए। जी हाँ, तो अमृतसर कहाँ स्थित है, पहले तो आपको यही बताना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। अमृतसर ये आपका ये पंजाब में स्थित है, और ये अमृतसर शहर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी। एकदम से करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। जी हाँ, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। गदर पार्टी, ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार नहीं कई बार आपका ये प्रश्न पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो जब भी गदर पार्टी की स्थापना की बात की जाएगी तो आप याद रखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी। आप सभी लोगों ने देखा है कि अगर हम बात करते हैं पंजाबी लोगों की, तो पंजाबी यानी कि सिख लोगों की जब हम बात करते हैं तो गुरुद्वारे में, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ पर आपको लंगर चल रहा होगा। लंगर मीन्स खाना बनता है, बहुत सारे लोग वहाँ खाना खाते हैं। जी हाँ, उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता। जैसे हिंदुओं में भंडारा किया जाता है, वैसे ही सिख में लंगर किया जाता है। तो ये जो प्रथा है वो किसने प्रारंभ की थी ये आपको बताना है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने सिख धर्म में लंगर प्रथा को स्टार्ट किया था। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं सिख धर्म की, ठीक है, तो सिख धर्म में अब तक 10 गुरु हुए थे। कितने, 10 गुरु हुए थे, और उन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जी हाँ, बताएं, सबसे प्राचीन वेद। और ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। जी हाँ, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। और अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो इसके साथ ये और याद रखिए कि ये जो सुल्तान है, ये सुल्तान सबसे ज़्यादा विवादित सुल्तानों में इसकी गिनती की जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी काम किए गए थे जो कि असफल हुए थे। काम तो बहुत सारे किए थे, लेकिन अधिकतर जो काम थे वो असफल हुए थे। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो थी वो दिल्ली से दौलताबाद को स्थापित की थी। और दोस्तों इन्होंने पता है क्या किया था कि इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की। अब जब राजधानी इन्होंने स्थानांतरित कर दी तो बहुत सारी चीज़ें इन्हें दिल्ली से और दौलताबाद लेकर जानी पड़ी। लेकिन वहाँ पर भी इस प्रकार की सिचुएशन बन गई कि कुछ समय बाद इन्हें फिर से दिल्ली में ही स्थानांतरित करनी पड़ी। तो बताइए, डबल डबल काम करना पड़ा, जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई। उसके बाद भी इन्होंने एक काम क्या किया था कि इन्होंने सिक्कों का प्रचलन करवाया।
सिक्के बनवाए, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार के सिक्के बनवाए, अब तुम जानते हो कॉपी करने वाले तो हर जगह बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने सिक्के बनवा इनके जो सिक्के थे वो नकली बनना स्टार्ट हो गए, और वहाँ से भी इनकी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई। तो सबसे ज़्यादा विवादित सुल्तानों में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? या प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया था, और इस प्रश्न को बताएं आपका उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये आपकी 1951 में, कब? 1951 में, जैसे ही हमारा गणतंत्र लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के लिए, उसके एक साल बाद यानी कि 1951 में ये हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 1951 एकदम से करेक्ट है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? जी हाँ, बताएं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो आप याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में। किसमें दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हाथ से क्या होता है? ह्वेनसांग, और हाथ से ही हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। हाथ से ह्वेनसांग, हाथ से हर्षवर्धन, यानी कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और अगर हम बात करते हैं फाहियान, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रश्न याद रखने हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं, या फिर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई सी भी शिक्षक भर्ती, चाहे आपका CTET हो, UP टेट हो, MP टेट हो, मतलब कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको फ्री बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप बुक्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्द ही मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिस वीडियो में आपको बताऊँ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो भाई बहन हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर हम डाउनलोड करें कैसे डाउनलोड करें, परेशान रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है जी हाँ, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? जी हाँ, बताइए। किलोमीटर पर सेकंड में। जी हाँ, किलोमीटर पर सेकंड में बताएं कि प्रकाश की गति कितनी होती है। जी हाँ, कमेंट करें, प्रकाश की गति कितनी होती है, बताएं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति होती है आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सिंपल सा याद रखना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की गति होती है, ये आपको याद रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन यह सबसे पहले किसने बताया? हमें तो बाद में पता लगा भाई, हमें तो अभी पता लगा जब हम पैदा हुए उसके कुछ साल बाद, लेकिन ये सबसे पहले बताया किसने? कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो आपका समय समाप्त होता है अब। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों कॉपरनिक्स ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पृथ्वी सूर्य का चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लेती है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कुछ भाई बहन को पता होगा,
और जिनको नहीं पता होगा वो आज पता कर लें और लाइफ में कभी भी गलत ना करें, ठीक है। चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। और आपको बताना है दोस्तों कि हैदराबाद किन दो राज्यों की राजधानी है। आपको ये भी पता होना चाहिए हैदराबाद 2 राज्यों की राजधानी है। जी हाँ, बताएं हैदराबाद किन 2 राज्यों की राजधानी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं हैदराबाद, तो ये आपका एक तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक तो आपका आंध्र प्रदेश, में इतना ही लिखता हूँ आंध्रा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा और दूसरा आपका तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपका 2 राज्यों की राजधानी हैदराबाद है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। एक बार सभी भाई बहन लाइक जरूर करें, ठीक है। अब बात करते हैं खेल दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, बताएं खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों 29 अगस्त के लिए क्यों मनाया जाता है, क्वेश्चन ये आता है। तो 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में, जी हाँ, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है खेल दिवस 29 अगस्त के लिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया दोस्तों, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। आपसे जो आपके नारा हैं, नारा से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि ये नारा किसने दिया, ये नारा किसने दिया। तो हर बार आपको मैं एक दो नारा का क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो इसमें आपको बताना कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो अगर हम दोस्तों इस प्रश्न की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखें, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, जो होने वाला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको बताना है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा। सती प्रथा ये बहुत ही ज़्यादा, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो समाज के लिए बहुत ही घातक प्रथा थी। इसमें क्या होता था, मान लीजिए किसी भी स्त्री का कोई पति एक्सपायर हो गया, सपोज दैट, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, उस स्त्री को भी उसी के साथ सती होना पड़ता था, उसको भी उसके साथ मरना पड़ता था, चाहे जल के मरे चाहे कैसे भी मरे, लेकिन मरना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रथा बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। तो इसका अंत कराने में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो राजा राम मोहन राय तक का था। किसका? राजा राम मोहन राय का सबसे ज़्यादा योगदान था। और यही जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे, ठीक है। या 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक आपका जब से प्रकाशित हुई है तब से पता नहीं कितनी बार ये आ चुकी है एग्जाम में। जी हाँ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं दोस्तों, आपका समय समाप्त होने वाला है, कमेंट करें। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो पुस्तक है वो आपकी है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा, तो वो भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा था, ठीक है। जी हाँ, ध्यान रखेंगे दोस्तों, महात्मा सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है दोस्तों। जी हाँ, बताएं, कमेंट करें। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर।
फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। जी हाँ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बिल्कुल सही। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, बताएं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कालिदास जी के लिए कहा जाता है, जो कि पहले कहा जाता था कि ये बहुत बड़े मूर्ख थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मूर्ख था और अचानक से उसमें इतना विद्वान इंसान बन गया कि उसने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए। रघुवंशम, आपका रघुवंशम, किरातार्जुनीय, ये तमाम ग्रंथ उन्होंने लिख डाले, तो इतने इंटेलिजेंट ऐसे कैसे हो गए? ये मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक गलत थ्योरी है कि मतलब पहले बहुत ही बेकार थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। ये सब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मनगढ़ंत कहानी है। देखिए, हालांकि जो भी हो, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम पूछा है दोस्तों, इसमें आपको बताना है क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया था, कब छोड़ा गया था, ये आपको बताना है। जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रथम भारतीय उपग्रह, इसका नाम था आर्यभट्ट और ये आपका 1975 में लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था, ध्यान रखेंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975, 1975। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। कभी कभी आपसे शब्दावली पूछी जाती है कि बताइए इस शब्द का अर्थ, इस शब्द का संबंध किस खेल से है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से। ठीक है, जी हाँ। तो डूरंड कप की जब बात की जाती है तो डूरंड कप का संबंध किससे है, बताएं, बताएं दोस्तों। डूरंड कप का संबंध, जी हाँ, फुटबॉल से है। फुटबॉल, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। और दोस्तों, देख रहे हैं ना किस टाइप के कितने कठिन प्रश्न हैं। आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न आप कर पाए। जी हाँ, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, आपको कमेंट जरूर करना है बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, बताएं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताएं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपकी बॉडी में एनीमिया नामक रोग हो सकता है। कौन सा? एनीमिया रोग हो सकता है दोस्तों, एनीमिया रोग हो सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस एक संस्था है और इसके संस्थापक आपको बताना है कौन है। और इसके साथ ही साथ आपको एक प्रश्न ये भी बताना है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, बताएं। सबसे पहले आपको यही बताना है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो ये हो जाते हैं आपके कौन दोस्तों? हेनरी ड्यूनेंट। कौन दोस्तों? हेनरी ड्यूनेंट आपके रेड क्रॉस के संस्थापक हो जाते हैं। और रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई के लिए मनाया जाता है। और जो हेनरी ड्यूनेंट थे, वो शांति के लिए सबसे पहली बार जो पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, वो हेनरी ड्यूनेंट के लिए मिला था, शांति के लिए। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि शांति के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तब आप कहेंगे हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट, रेड क्रॉस दिवस 8 मई। तो आपको ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और आप कितने प्रश्न यहाँ पर सही कर पाए ये भी कमेंट करके आपको बताना है। और मुझे लगता है जो 10 क्वेश्चन से ऊपर होंगे वो बहुत ही कम बच्चे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। और दोस्तों,
आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।